घर पहुंचकर हाउ ने अपनी बड़ी डेट के लिए तैयारी शुरू की। एक वॉइस रिकॉर्डर, रेजर और पेपर स्प्रे तैयार किया। फिर उसने इलोंग को मैसेज किया कि अगर 8:30 तक उसका फोन न आए तो सीधे पुलिस को खबर कर दे। हाउ जानता था कि आज रात लियू शिन के साथ मामला सुलझाना ही पड़ेगा, वरना उसका चैन और सुकून छिन जाएगा। वो बार पहुंचा और घुसते ही एक लड़की ने उसका स्वागत किया और बताया कि उनकी बॉस इंतजार कर रही है। हाउ उसके साथ अंदर गया और देखा कि लियू शिन सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी है और 2 लोग उसकी सेवा में खड़े हैं। वहां मौजूद लड़की ने हाउ का इंट्रोडक्शन दिया। हाउ ने बिना वक्त बर्बाद किए कहा कि वो आज रात सिर्फ सब साफ करने आया है। उसने लियू शिन से कहा कि आज के बाद वे ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कभी मिले ही नहीं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। लियू शिन को ये बात मजाक लगी। उसे लगा कि ये मांग पूरी करना मुश्किल है। वो वाइन का गिलास हाथ में लेकर खड़ी हुई और एक ऑफर दिया, अगर तुम आज एक रात के लिए मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। वहां खड़ी लड़की ने भी चुटकी ली और पूछा कि उसे ये ऑफर कैसा लगा। हाउ ने बस सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे पता था तुम ऐसी ही कोई बात करोगी, इसलिए अब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। लियू शिन उस पर हंसने लगी और बोली कि पुलिस बुलाना बच्चों वाली हरकत है। उसने कहा कि अगर हम एक दूसरे के करीब आ जाएं तो इसमें बुरा क्या है। उसकी असिस्टेंट ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा कि वो ज्यादा नखरे न दिखाए। उसने धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वे उसे पकड़कर लियू शिन के हवाले कर देंगी और फिर उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हाउ उसकी ढिठाई देखकर हैरान था। वो बोलती रही कि हाउ पक्का डर गया होगा, इसलिए उसे सिस्टर लियू शिन की बात मान लेनी चाहिए। हाउ बस ये सोच रहा था कि उसने आज तक किसी के मुंह से ऐसी घटिया बातें नहीं सुनी। किस्मत से उसकी जेब में रिकॉर्डर चालू था। तभी लियू शिन ने बताया कि वो असिस्टेंट असल में उसकी छोटी बहन है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हाउ आज रात सिर्फ उसके साथ बिताना चाहता है या वो चाहता है कि कोई और भी शामिल हो। अचानक लियू शिन की बहन ने हाउ पर चाकू निकाल लिया। हाउ उसे घूरने लगा और पूछा कि क्या वे सच में उसे जान से मार देंगी अगर उसने मना किया तो। पर हाउ भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने तुरंत जेब से पेपर स्प्रे निकाला और उनकी आंखों में झोंक दिया। सारी लड़कियां जलन के मारे रोने लगी। लियू शिन की बहन अपनी आंखें मल रही थी। तभी हाउ ने फुर्ती से उसके हाथ से चाकू छीन लिया। उसने चाकू उसकी गर्दन पर टिका दिया और चेतावनी दी कि अगर कोई हिला तो वो उसे काट देगा। फिर उसने लियू शिन की तरफ मुड़कर कहा कि उसे जाने दे, वरना अंजाम बुरा होगा। लियू शिन बस हंसी और उसे बहादुर लड़का कहा। हाउ ने लियू शिन की बहन को ढाल बनाया और बार से बाहर निकल गया। उसने धमकी दी कि अगर लियू शिन ने दोबारा किसी औरत को उसके पीछे भेजा तो गलियों में खून बहेगा और पुलिस भी उसे नहीं बचा पाएगी। लियू शिन को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। उसे लगा कि उसके पास हाउ के साथ खेलने के लिए बहुत वक्त है। पर तभी उसे अपनी बहन के फोन से एक मैसेज मिला। हाउ ने पहले ही फोटो भेजने को कह दिया था। उसने लियू शिन को याद दिलाया कि उसने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और अगर उन्होंने उसे या उसके दोस्त को परेशान किया तो वो सब पुलिस को दे देगा। इससे लियू शिन चिढ़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाउ इतना शातिर निकलेगा। दूसरी तरफ वेई नान का एक आदमी हाउ पर नजर रखे हुए था। उसने वेई नान को रिपोर्ट दी कि हाउ सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद हाउ स्कूल में बैठा इसी बारे में सोच रहा था। 2 दिन पहले उसने लियू शिन को धमकी दी थी, पर उसे नहीं पता था कि ये काम करेगी या नहीं। अगर वो पागलपन करना बंद नहीं करती तो उसे कुछ और सोचना पड़ता। वो अपनी ही सोच में खोया था कि पास ही लड़कियों के एक ग्रुप की बातें उसके कानों में पड़ी। वे फुसफुसा रही थी कि लियू शिन को ठीक कर दिया गया है। इलाके का माहौल बदल गया था और सब कह रहे थे कि आज दोपहर एक नया बॉस आने वाला है। एक लड़की ने पूछा कि बिना किसी खबर के इतनी जल्दी कब्जा कैसे हो गया। दूसरी ने जवाब दिया कि उसने सुना है फेंग होंग ग्रुप ने दखल दिया है, क्योंकि इलाके में लड़कियों को परेशान करने की शिकायतें बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने तय किया कि लियू शिन अब उनके काम की नहीं रही, इसलिए उसे बदल दिया गया। हाउ ने ये सुना और माथा सिकोड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि फेंग होंग ग्रुप का इससे क्या लेना देना। नाम सुना सुना लगा और फिर उसे याद आया, ये तो वेई नान की कंपनी है। पर फिर भी उसे कड़ी से कड़ी जोड़ना मुश्किल लग रहा था। वेई नान और लियू शिन का क्या रिश्ता हो सकता है। बाद में स्कूल खत्म होने पर हाउ घर चला गया। घर घुसते ही उसने अपनी बहन किन शिन को तैयार देखा। वो मुस्कुराई और बोली कि उसने हाउ के लिए खाना बनाया है। हाउ ने तुरंत मम्मी पापा के बारे में पूछा। किन शिन ने जवाब दिया कि दोनों को काम की वजह से देर हो जाएगी और वे आज रात काफी लेट आएंगे। इसका मतलब था कि झांग हाउ और किन शिन घर में अकेले रहने वाले हैं। न जाने क्यों ये सोचकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसकी पुरानी जिंदगी में, उस पुरानी दुनिया में जब भी एक लड़का और लड़की घर पर अकेले होते थे तो समझो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है।
किनशिन ने उसे टोकते हुए उसके ख्याली पुलावों पर पानी फेर दिया और पूछा कि उसे आखिर हुआ क्या है। झांग हाओ सक्का गया और हड़बड़ाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। उसने खुद को झकझोरा और मन ही मन कहा, भाई होश में आ जा, वो तेरी बहन है। भले ही तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता ना हो, पर है तो बहन ही। दूसरी तरफ किनशिन के चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बखूबी पता है कि हाओ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। खाना खत्म करने के बाद किनशिन ने हाओ से कहा कि वो अपने कमरे में जाकर होमवर्क पूरा कर ले, क्योंकि बाद में उसे घंटों तक लाइव स्ट्रीम भी तो करनी है। उसने कहा कि बर्तन वो खुद धो लेगी। हाओ ने पूछा कि क्या उसे सच में मदद की जरूरत नहीं है। तभी किनशिन ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके प्यारे झांग हाओ के कोमल हाथ बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट से खराब हो। इतनी अटेंशन पाकर हाओ थोड़ा नर्वस हो गया, पर उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी। वो जानता था कि उसकी बहन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि सुलझी हुई भी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी एक परफेक्ट औरत होती है। अपनी पुरानी दुनिया में उसने हमेशा ऐसी ही बीवी की दुआ मांगी थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इतनी प्यारी बड़ी बहन का होना भी उसके लिए इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा बन जाएगा। करीब 7 बजे वो अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो सबका बड़े प्यार से स्वागत करता है और उन्हें स्ट्रीम के नियम याद दिलाता है, ये साफ करते हुए कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। 2 घंटे बीत जाते हैं और फिर चिनचिन वापस आती है। वो उससे कहती है कि अब कंप्यूटर बंद कर दे और थोड़ा आराम करे, पर झांग हाओ पहले ही अपनी स्ट्रीम खत्म कर चुका था, ये दिखाते हुए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना पक्का है। चिनचिन मुस्कुराती है और कहती है कि ब्रॉडकास्ट के बाद वो पक्का थक गया होगा। वो उसे रिलैक्स करने के लिए मसाज देने का ऑफर देती है, पर जिस तरह से वो उसके बिस्तर पर बैठती है वो कुछ और ही इशारा लग रहा था। झांग हाओ घबरा जाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो उल्टा उसे ही आराम करने की सलाह देता है, पर चिनचिन उसे अपने करीब खींचती है और कहती है कि हाओ कितना प्यारा है जो उसकी फिक्र कर रहा है और इसीलिए उन्हें साथ में आराम करना चाहिए। वो उसके करीब आती है और मजाक मजाक में उसके सिर पर प्यार से काटने लगती है। झांग हाओ को महसूस होता है कि वो कितनी कोमल और सौम्य है, पर वो खुद को याद दिलाता है कि ये गलत है। वे परिवार है और परिवार को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, न कि मर्यादा पार करनी चाहिए। न जाने क्यों ये पल चिनचिन को उसके बचपन की याद दिला देता है, जब उसने पहली बार झांग हाओ को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा था। उसकी आंखें भर आती हैं। झांग हाओ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ और वो रो क्यों रही है। झांग हाओ घबराहट में अनाप शनाप बकने लगता है और अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। फिर भी उसके मन की उलझन दूर नहीं होती। चिनचिन उसे बड़े प्यार से समझाती है कि वो खुशी के मारे रो रही है। वो कहती है कि उसका भाई होना और इस परिवार का हिस्सा होना उसके लिए गर्व की बात है। बस इतना कहने भर से ही उसे अपनी जिंदगी में सुकून महसूस होने लगता है। झांग हाओ का दिल भर आता है। उसकी बहन उसे इतना प्यार करती है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये सब नया था। ऐसा प्यार उसे पहले कभी नहीं मिला था। कम से कम अब उसे लगता है कि उसका परिवार पूरा है और उसके पापा अब अकेले नहीं हैं। झांग हाओ खुद को उसकी बातों से दिलासा देता है और उसी पल मन ही मन कसम खाता है कि जब तक वो इस दुनिया में है वो अपने परिवार की रक्षा करेगा और उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो चिनचिन को भरोसा दिलाता है कि उन्हें अभी बहुत लंबा वक्त साथ बिताना है और उनका परिवार हमेशा खुश रहेगा। हाओ की बातें सुनकर चिनचिन शर्मा जाती है। वो मानती है कि वो इतनी आसानी से नहीं रोती और इस बार बस गलती से ऐसा हो गया। वो शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लेती है, पर झांग हाओ बड़े इत्मीनान से कहता है कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। वो उसे शुक्रिया कहता है कि वो उसे अपने सगे भाई जैसा मानती है। वहीं चिनचिन मन ही मन सोचती है कि शायद उनकी किस्मत में हमेशा से एक सगा परिवार बनना ही लिखा था। फिर चिनचिन हाओ से अपने पास लेटने को कहती है और देखते ही देखते हुए दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि झांग हाओ घबराकर पूछ बैठता है कि क्या वो चाहती है कि वे साथ सोएं। चिनचिन मुस्कुराती है और कहती है कि उसे लगा शायद मम्मी पापा के बाहर होने की वजह से हाओ को अकेले सोने में डर लग रहा होगा, इसलिए वो बस उसे कंपनी देना चाहती है। वैसे भी वो मानती है कि वो हमेशा से उसके ठीक बगल में सोना चाहती थी, इसलिए वो खुश है कि आखिरकार उसे ये मौका मिल गया। झांग हाओ हिचकिचाता है और पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, पर उसके अपने ख्याल ही उसे धोखा देने लगते हैं, क्योंकि बगल में लेटी हुई उसकी बहन उसे बहुत आकर्षक लग रही थी। चिनचिन बात बदल देती है और पूछती है कि झांग हाओ को कैसी लड़कियां पसंद है। वो घबराते हुए जवाब देता है कि उसे बस सुंदर लड़कियां पसंद है। चिनचिन और कुरेदती है कि उसे कैसी औरतें पसंद है, रफ या जेंटल, और क्या उसकी क्लास में ऐसी कोई लड़की है। झांग हाओ सोचने लगता है और उसके दिमाग में युएहुआ का नाम आता है। शायद वो उसे पसंद आ सकती है।
वो दयालु और सुंदर है, भले ही वो थोड़ी शांत रहती है और ज्यादा बातें नहीं करती। चिनचिन उसे ख्यालों में खोया देख थोड़ा चिढ़ जाती है। वो उसे समझाती है कि वो अभी हाई स्कूल में है, इसलिए इतनी जल्दी प्यार के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर में सिर्फ दिल ही टूटता है। वो कहती है कि उसे हाउ की फिक्र होती है, क्योंकि उसके लुक्स को देखकर औरतें उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। झांग हाओ धीरे से कहता है कि उसे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। चिनचिन का साथ इतना गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला है कि हाओ को नींद आने लगती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो चिनचिन के पास नहीं लेटा है, उसका सिर अपने ही तकिए पर था और ये सब एक अजीब सपने जैसा लग रहा था। उलझन में पड़ा झांग हाओ नीचे जाता है और चिनचिन को आवाज देता है। एक पल के लिए तो वो उसका नाम लियू शिन और युएहुआ के साथ मिला देता है, पर फिर खुद को संभालकर चिनचिन कहता है। पर जब वो उसके कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वो पक्का फिर से लैब चली गई होगी। उसकी नजर किताबों वाली शेल्फ पर पड़ती है और वो सोचता है कि अगर वो पढ़ने के लिए कोई किताब ले ले तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उसकी नजर एक साम्राज्य वाली कहानी पर पड़ती है जिसका नाम था द स्ट्रांगेस्ट एम्प्रेस एंड द इनविंसिबल गॉडेस। पर तभी एक दूसरी किताब उसका ध्यान खींचती है। वो एक भाई और बहन के सीक्रेट रिलेशनशिप की कहानी थी, जिसमें ऐसे सीन थे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। झांग हाओ ये देखकर शर्म से लाल हो गया कि ये कैसी किताब है और सोचने लगा कि क्या चिनचिन सच में उसके बारे में ऐसा सोचती है। पर तुरंत ही वो अपना सिर झटक कर इस ख्याल को दूर कर देता है और खुद से कहता है कि उसकी बहन ऐसी नहीं है। अचानक उसका सिर फटने लगता है और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर चमकती है। वो देखता है कि वही चश्मे वाली लड़की उसके सामने खड़ी है और दो लड़के उसके बगल में खड़े रो रहे हैं। वो झांग हाओ पर कुछ चिल्ला रही है, पर उसकी आवाज दबी हुई है और उसे एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। वो हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इन तस्वीरों का आखिर मतलब क्या है। अगले दिन हमेशा की तरह झांग हाओ स्ट्रीम कर रहा होता है, पर इस बार वो स्ट्रीम जल्दी खत्म कर देता है। उसका मूड ठीक नहीं है और उसे भी पता है कि स्ट्रीम बहुत बेकार जा रही है। वो ध्यान नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसका दिमाग बार बार उसी किताब पर जा रहा है और वो सोच रहा है कि क्या चिनचिन के मन में सच में उसके लिए फीलिंग्स है। ऊपर से वो अजीब सी तस्वीरें बार बार आ रही थी, जिससे वो उलझन और बेचैनी में था। जब स्ट्रीम खत्म हुई तो उसने देखा कि उसके फॉलोअर्स कम हो गए हैं। दर्शकों का वो जोश अब नहीं दिख रहा था और लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही थी। इससे उसे चिढ़ होने लगी, क्योंकि इस तरह पैसे कमाना पहले ही तनाव भरा था और अब दबाव और बढ़ गया था। तभी उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि उसकी हालिया स्ट्रीम्स स्टेबलाइज होने लगी है, पर बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। सिस्टम उसे सलाह देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करे, जो उसे पॉपुलैरिटी बढ़ाने के तरीके बता सकती है। झांग हाओ माथा सिकोड़ लेता है। वो जानता है कि एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना उसके लिए शायद ठीक न हो। अगले दिन फिर वही मैसेज आता है और फिर अगले दिन भी बार बार वही नोटिफिकेशन आता रहता है। झांग हाओ इससे तंग आ चुका था, पर चाहे वो कुछ भी कर ले, सिस्टम उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फिर उसे उसकी एडमिन का मैसेज आता है, जिसमें पूछा गया था कि वो अभी तक स्ट्रीम के लिए लॉगिन क्यों नहीं हुआ। वो गुस्से में जवाब देता है कि उसका मन नहीं है। एडमिन तुरंत कहती है कि ऐसी बातें न करे, क्योंकि उसके फैंस इंतजार कर रहे हैं और उसे फिर से परफॉर्म करते देख उन्हें खुशी होगी। जब एडमिन सलाह देती है कि उसे डांस करना चाहिए या अपना चेहरा दिखाना चाहिए ताकि लोग खुश हों, तो झांग हाओ उसे सख्ती से याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसने साफ कह दिया था कि वो तभी स्ट्रीम करेगा जब उसका मन होगा। एडमिन कहती है कि वो दबाव नहीं डाल रही, बस सुझाव दे रही है। वो वादा करती है कि वो उसे और भी प्रपोजल्स भेजेगी और कहती है कि वो फिक्र न करे और अपना समय ले। फिर भी वो याद दिलाती है कि 2 दिन में उनकी एक मीटिंग होने वाली है। झांग हाओ उसे टाल देता है और कहता है कि वो बहुत कुछ करेगा, पर अपनी पहचान कभी जाहिर नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ एडमिन का मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए उत्साहित है, जबकि झांग हाओ को ये सब एक बड़ी सरदर्दी लग रहा था। जब वो प्लेटफॉर्म पर दूसरे मर्दों को दर्शकों से तोहफे की भीख मांगते देखता है तो वो खुद से कसम खाता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी खो देगा, पर ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो अपनी एडमिन द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स देखने का फैसला करता है। पहला विकल्प ये था कि वो छोटे वीडियो बनाए और अच्छा होगा अगर उनमें वो डांस करे। दूसरा विकल्प था कि वो ग्रीक गॉड जैसा कॉस्प्ले करे और तीसरा था खुद को वर्कआउट करते हुए रिकॉर्ड करना। जैसा कि झांग हाओ को उम्मीद थी, सारे सुझाव बेतुके थे और उसे दर्शकों के लिए अपनी इज्जत नीलाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 3 दिन बाद झांग हाओ इलोंग के साथ एक कॉफी शॉप जाता है। इलोंग कहता है कि झांग हाओ इतना पॉपुलर हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद उससे मिलने आई है। झांग हाओ कंधे उचकाकर कहता है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एडमिनिस्ट्रेटर सोंग किंग बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है और झांग हाओ इलोंग का इंट्रोडक्शन कराता है। फिर हाओ उसे बताता है कि उसने तीनों ऑप्शन देख लिए हैं,
पर सच तो ये है कि उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है। सोंग किंग मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि हाओ को पहले 2 ऑप्शन पसंद नहीं आएंगे, पर उसे लगता है कि आखिरी वाले पर गौर किया जा सकता है। वो अपना कॉफी का मग नीचे रखती है, हाओ के करीब आती है और कहती है कि उसने नोटिस किया है कि हाओ अपनी चेस्ट बनाने के लिए कसरत कर रहा है। चूंकि वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता, तो वो सलाह देती है कि वो मास्क पहनकर अपना वर्कआउट स्ट्रीम करे। इस तरह उसकी पहचान भी छुपी रहेगी और लोग उसके एथलेटिक बॉडी का मजा भी ले पाएंगे। वो कहती है कि दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा और ये उसे दूसरे स्ट्रीमर से अलग बनाएगा। वो समझाती है कि स्ट्रीम करते हुए कसरत करना न सिर्फ आसान है, बल्कि इससे वो फिट रहते हुए पैसे भी कमा पाएगा। यहाँ तक कि इलोंग भी मानता है कि ये आइडिया बुरा नहीं है। झांग हाओ इस बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि अगर वो कैमरा के सामने वर्कआउट करेगा तो उसे ज्यादा शरीर दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से इससे दूसरे मर्द भी कसरत करने के लिए प्रेरित होंगे और शायद औरतों का उनके प्रति नजरिया भी बदल जाए। वो मान जाता है और कहता है कि कल से वो हफ्ते में 2-3 दिन आधा घंटा मास्क पहनकर वर्कआउट स्ट्रीम करेगा। घर पहुंचते ही झांग हाओ के पापा का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वे दहाड़ते हैं कि वो झांग हाओ को कभी भी अपनी छाती या चेहरा दिखाकर स्ट्रीम करने की इजाजत नहीं देंगे। उनका अंदाज इतना सख्त और रौबदार था कि वो चेतावनी देते वक्त बिल्कुल किसी तानाशाह जैसे लग रहे थे। झांग हाओ के पापा मिस्टर झांग उससे बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे गेम लाइव दिखाने की इजाजत दी, वही काफी था, पर अब वे उसे टाइट ट्रेनिंग क्लोथ्स पहनकर नुमाइश करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। वे इसके सख्त खिलाफ थे। बाप बेटे की इस बहस के बीच चेन वहां पहुंच जाती है। वो उन्हें बीच में रोकती है और कहती है कि उसे लगता है झांग हाओ सही कह रहा है, उन्हें उसे पहले कोशिश करने देनी चाहिए और वो खुद उस पर नजर रखेगी ताकि वो कुछ भी गलत न करे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसे स्ट्रीम बंद करने को कह देगी। मिस्टर झांग बुदबुदाते हैं कि चेन ने हाओ को बहुत बिगाड़ दिया है और उनका बेटा पहले ही उन्हें काफी परेशान रखता है। खैर, वे कमरे से बाहर चले जाते हैं। झांग हाओ चेन की तरफ मुड़ता है और उसे शुक्रिया कहता है। वो मानता है कि अगर वो बीच में न आती तो आज पापा के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। चेन उसके शुक्रिया को टाल देती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो हाओ पर पूरी नजर रखेगी क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग बहुत बदतमीज होते हैं और वो नहीं चाहती कि उसके छोटे भाई को कोई परेशान करे। बाद में झांग हाओ अपने कमरे में स्ट्रीमिंग का सारा सामान सेट करता है। वो दर्शकों का स्वागत करता है और बताता है कि आज उनके पास एक खास प्रोग्राम है। चूंकि उसे कई बार चेहरा दिखाने के लिए कहा गया है तो वो दिखाएगा तो सही, पर उसका मेन मकसद कसरत की अहमियत बताना है। वो समझाता है कि एरोबिक ट्रेनिंग से कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी सुधारना सबके लिए जरूरी है। वो शुरुआत के लिए जॉगिंग की सलाह देता है और कहता है कि चोट से बचने के लिए जॉइंट्स का ख्याल रखना भी जरूरी है। वो बताता है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उसने खुद काफी प्रैक्टिस की है और अब वो शुरू करने के लिए तैयार है। झांग हाओ दौड़ना शुरू करता है। तुरंत ही चैट में रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है। दर्शक उसके दीवाने हो जाते हैं। कई लोग उसे अपना लॉर्ड बुलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उसके शरीर की हर हरकत एक कला जैसी है। झांग हाओ नोटिस करता है कि हर बीतते मिनट के साथ स्ट्रीम पर भीड़ बढ़ती जा रही है। उसे एहसास होता है कि लोग न सिर्फ फिटनेस में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि उसे परफॉर्म करते हुए देखना भी चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैट में लड़कियां सोच रही थी कि शायद ये दुनिया का सबसे हैंडसम मर्द है। कुछ औरतें तो स्क्रीन पर उसे देखकर इतनी बेकाबू हो रही थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ने लगा। किनारे खड़ी आयशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो शुरू से जानती थी कि एक दिन झांग हाओ पूरे प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लेगा। स्ट्रीम के दौरान एक दर्शक उसे चैलेंज देती है। वो कहती है कि अगर झांग हाओ लगातार 15 मिनट तक दौड़ता रहा तो वो उसे 2 रॉकेट लॉन्चर्स भेजेगी। झांग हाओ बिना हिचकिचाए चैलेंज मान लेता है। वो खुद पर हंसता है और सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और वादा करता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि उसकी दुनिया में एक असली मर्द क्या कर सकता है। 30 मिनट बाद भी झांग हाओ पूरी मजबूती के साथ दौड़ रहा था। दूसरी तरफ चेन उसकी लाइव स्ट्रीम को मिलीजुली फीलिंग्स के साथ देख रही थी। वो देख रही थी कि कितने सारे लोग उसे ट्रेनिंग करते देख रहे हैं और उसे थोड़ी जलन महसूस होती है। वो खुद से कहती है कि हाओ अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो रहा है और एक दिन जल्द ही वो उससे दूर चला जाएगा। कुछ समय बाद झांग हाओ अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करता है। वो सबसे उसे फॉलो करने को कहता है ताकि वो उन्हें सिखा सके कि उसकी तरह कड़क ट्रेनिंग कैसे की जाती है। वो कहता है कि वो नहाने जा रहा है और फिर एक और लाइव सेशन के लिए वापस आएगा। तभी चेन कमरे में आती है और पूछती है कि क्या वो थक गया है। वो उसे याद दिलाती है कि स्ट्रीमिंग के साथ ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल रहा होगा। वो सलाह देती है कि भविष्य में उसे ये ट्रेनिंग स्ट्रीम्स कम करनी चाहिए। उसकी फिक्र देखकर झांग हाओ एक पल के लिए थोड़ा परेशान दिखता है, पर वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो वैसे भी अकेले वर्कआउट करता ही है,
तो ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। कम से कम अब उसे इसके पैसे तो मिल रहे हैं। चेन चिन उसे तौलिया थमाती है। तभी अचानक वो उसे पीछे से एक हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है कि जल्दी जाकर नहा ले, वरना ठंड लग जाएगी। झांग हाओ हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या किया और सोचने लगा कि कहीं उसने भी तो नहीं रखी। वो तुरंत उन गंदे ख्यालों को दिमाग से निकाल देता है और खुद को समझाता है कि वो बस उसके साथ थोड़ा लाड जता रही होगी। रात में जब झांग हाओ सो रहा होता है, चेन चिन फिर उसके पास आती है। वो चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठ जाती है। उसका मन भारी है। वो खुद से कहती है कि अगर उनसे पहले कोई गलती हो गई होती तो कुछ बुरा हो सकता था। उसका दिमाग बचपन की यादों में चला जाता है। उसे वे पल याद आते हैं जब वो उसे फूल दिया करती थी। वे मासूम पल जो तब बहुत प्यारे लगते थे पर अब बहुत दूर महसूस होते हैं। वो सोते हुए हाओ के चेहरे को निहारती है। चेन चिन उसके करीब झुकती है। उसकी नजरें उसके होठों पर टिकी है। वक्त जैसे ठहर गया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। पर तभी झांग हाओ नींद में करवट बदलता है। वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है जैसे वो किसी सपने में खोया हो। चेन चिन वही जम जाती है। उसे एहसास होता है कि वो अभी क्या करने वाली थी। कुछ साल पहले जब झांग हाओ छोटा बच्चा था तब कोई उसके पास आया और पूछा कि क्या उसका कोई खेलने वाला नहीं है। उसने कहा कि वे साथ खेल सकते हैं। वो लड़की चेन चिन ही थी और उस दिन के बाद से वे दोनों साई की तरह साथ रहे। चेन चिन उसके लिए गुंडों से भी लड़ जाती थी, हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती। वो इतनी ताकतवर थी कि कभी कभी झांग हाओ को उससे डर लगने लगता था। भले ही वो लड़ाई सिर्फ हाओ के लिए ही करती थी, पर चेन चिन भी तो एक बच्ची ही थी और वो ना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो उसे कॉलर से पकड़ लेती और याद दिलाती कि उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया है। वो उससे कहती कि डरो मत और हुक्म देती कि बाद में उसके घर आना। जब झांग हाओ की आंख खुलती है तो वो अब बच्चा नहीं रहा। उसे उस सपने के बारे में कुछ याद नहीं रहता। उसे लगता है कोई फालतू सा सपना होगा। आज स्कूल का दिन है तो उसे जल्दी उठना चाहिए वरना फिर लेट हो जाएगा। पर तभी उसे महसूस होता है कि पास में कोई है। जैसे ही वो सिर घुमाता है उसे दिखता है कि उसकी बहन बिल्कुल उसके बगल में सो रही है और उसे पता भी नहीं चला। झांग हाओ के मुंह से चीख निकल जाती है। चेन चिन की आंखें धीरे से खुलती है और वो उसे बड़े आराम से गुड मॉर्निंग कहती है। वो उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है वरना देर हो जाएगी। झांग हाओ घबराकर पूछता है कि क्या वो सच में उसके बिस्तर पर सोई थी। चेन चिन अंगड़ाई लेते हुए कहती है कि वो रात को उसे देखने आई थी। सोते हुए वो इतना प्यारा लग रहा था कि वो खुद को उसके बगल में लेटने से रोक नहीं पाई। झांग हाओ उसे कहना चाहता है कि ये हरकत थोड़ी क्रीपी है, पर वो बात पी जाता है और कहता है कि वो तैयार होने जा रहा है। तभी चेन चिन कहती है कि फिक्र न करो, जल्द ही वो एक नई कार खरीदेगी और खुद उसे स्कूल छोड़ने जाएगी। बाद में झांग हाओ अपने फोन पर अपनी क्लास का एक कुंफू पोस्टर देख रहा होता है। युए हुआ उसे देख लेती है और बड़े आराम से कहती है कि उसे भी ये सब आता है। झांग हाओ पूछता है कि उसने ये कब सीखा। वो बताती है कि उसने बचपन में ये सब देखा था और वो काफी अच्छी फाइट कर सकती है। झांग हाओ हैरान रह गया क्योंकि युए हुआ पहले ही बंदूकों के साथ प्रो थी और अब पता चला कि उसे कुंफू भी आता है। युए हुआ बताती है कि उसकी दादी एक फौजी थी और उन्हीं से प्रेरित होकर वो भी फौजी बनना चाहती है ताकि देश की रक्षा कर सके। झांग हाओ कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो जरूर फौजी बनेगी। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे भी थोड़े दामपेच सिखा सकती है। चूंकि अभी समय था तो वे पीछे आंगन की तरफ चले जाते हैं। युए हुआ मुस्कुराती है और कहती है कि अगर सिर्फ वे दोनों हैं तो वो खुशी खुशी सिखाएगी। हालांकि हाओ को मन ही मन ये थोड़ा अजीब लग रहा था। झांग हाओ कहता है कि पहले वे स्पारिंग करते हैं ताकि वो उसका स्टाइल देख सके। दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बिजली की रफ्तार से युए हुआ पहले वार करती है। इससे पहले कि झांग हाओ कुछ समझ पाता वो उसे पकड़कर सीधे जमीन पर पटक देती है। उसकी ताकत के आगे हाओ की एक न चली। युए हुआ ने उसे बड़ी आसानी से दबोच लिया और जब वो उसके ऊपर बैठी तो हाओ को समझ आ गया कि वो पूरी तरह हार चुका है। बिना लड़े ही हाओ कहता है कि वो हार मानता है और तभी युए हुआ पूछती है कि क्या उसे कोई इनाम मिलेगा। इससे पहले कि हाओ कुछ समझ पाता वो नीचे झुकती है और उसके कान के पास कुछ ऐसा करती है कि हाओ के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसके मुंह से उसका नाम निकलता है, पर जैसे ही उसे होश आता है कि क्या हो रहा है उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी शर्मिली लड़की इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई। जब युए हुआ पीछे हटती है तो पूछती है कि क्या उसे अच्छा लगा। झांग हाओ को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा सवाल पूछ रही है। जाहिर है उसे अच्छा लगा था, क्योंकि भला कौन ऐसी चीज को मना कर सकता है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। वो तो शर्मिली थी, पर उसकी ये हरकत तो होश उड़ाने वाली थी। झांग हाओ शर्म के मारे अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लेता है, जबकि युए हुआ घबरा जाती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो अब भी उसके ऊपर बैठी थी।
हाओ उसे हटने को कहता है क्योंकि ऐसी पोजीशन में बात करना उसे अजीब लग रहा था। जब वे ठीक से बैठ जाते हैं तो वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे ये सब किसने सिखाया। हाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम लड़की ऐसा कुछ सोच भी सकती है, पर युए हुआ बताती है कि उसे किसी ने सीधे नहीं सिखाया, उसने तो बस उन वीडियो से सीखा है जो अनास्तासिया उसे भेजती रहती है। झांग हाओ को तुरंत शक हो जाता है कि वे वीडियो पक्का गंदे होंगे, और जब वो उन्हें देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। अनास्तासिया तो पक्की सरफरी है और अगर ऐसा ही चला तो वो युए हुआ को भी बिगाड़ देगी। युए हुआ कहती है कि अनास्तासिया ने बताया था कि ये चीजें अच्छी होती है क्योंकि मर्द और औरतें ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। फिर वो मासूमियत से पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया। झांग हाओ उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो बड़े प्यार से समझाता है कि लोग आम तौर पर ऐसे बातें नहीं करते, जो कपल होते हैं वे ऐसा करते हैं पर वे नहीं कर सकते। वो साफ कहता है कि उसे हाओ या किसी और के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सिर्फ दोस्त है। वो उसे याद दिलाता है कि ऐसी चीजें सिर्फ कपल्स के लिए होती है और कहता है कि आइंदा उसे ऐसे किस न करे। जब वे क्लास की तरफ जाने लगते हैं तो युए हुआ अचानक उसे रोकती है और पूछती है कि वे कपल कब बनेंगे। झांग हाओ पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि गर्लफ्रेंड होने का क्या मतलब होता है। उसकी भोली शक्ल देखकर साफ था कि उसे कुछ नहीं पता। झांग हाओ कहता है कि कपल बनने की बात वे तभी करेंगे जब उसे इसका सही मतलब समझ आएगा, पर उसका ये जवाब युए हुआ के दिमाग में घर कर जाता है। युए हुआ बार बार उसी के बारे में सोचती रहती है और उसे वो सब बहुत पसंद आया था, इसलिए वो बार बार हाओ के सामने आकर पूछती है कि क्या हम अब बात कर सकते हैं। झांग हाओ पूरा दिन उससे बचता फिरता है और जल्द ही इलोंग भी ये नोटिस कर लेता है। वो पूछता है कि क्या चक्कर है, युए हुआ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। झांग हाओ बात टाल देता है और कहता है कि वो भी बाकी लड़कियों जैसी हो गई है जो उसके लुक्स की वजह से उसे परेशान करती रहती है। इसी बीच लियो बालकनी से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि युए हुआ जैसे अमीर खानदान की लड़की झांग हाओ के चक्कर में क्यों पड़ी है, पर वो ज्यादा सोच पाता उससे पहले ही एक कॉर्पोरेट लुक वाली लड़की हाओ के पास आती है और उसे एक तरफ ले जाती है। जैसे ही कैमरा उस पल को कैद करता है वो लड़की मुस्कुराती है। उसके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे झांग हाओ को अय्याश साबित करने का सबूत मिल गया है। झांग हाओ और नान की असिस्टेंट उस जगह इंतजार करते हैं जहां अक्सर कपल्स मिलते हैं। हाओ उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि वहां खड़ा होना उसे शर्मिंदा कर रहा था। वो माफी मांगती है और मानती है कि पिछली बार उसका बर्ताव बुरा था। वो कहती है कि वो खुद माफी मांगने आई है और इसलिए भी क्योंकि नान उससे मिलना चाहती है। झांग हाओ सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि नान चाहे कितना भी दबाव डाल ले उसका जवाब नहीं बदलेगा। वो कहता है कि उसका वक्त बर्बाद न करे और यहाँ से जाए। असिस्टेंट समझाती है कि वो बस हुक्म का पालन कर रही है और अगर वो हाओ को साथ नहीं ले गई तो उसके लिए ऑफिस वापस जाना मुश्किल होगा। वो उससे मिन्नतें करती है कि कम से कम फोन पर उससे बात तो कर ले। झांग हाओ का दिल थोड़ा पसी जाता है और वो मान जाता है। वो जानता है कि सीईओ बहुत ताकतवर है और फिलहाल वो उससे जीत नहीं सकता, इसलिए वो फोन उठाता है। नान की आवाज आती है और झांग हाओ एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो साफ कह देता है कि उसकी राय अभी भी वही है, वो उसके लिए काम नहीं करेगा और नान को उस पर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर नान भी कम नहीं थी। वो कहती है कि उसे पता है झांग हाओ को क्या चाहिए। वो कहती है कि झांग हाओ भी औरतों जितना ताकतवर बनना चाहता है। ये सुनकर झांग हाओ खामोश हो गया। नान आगे कहती है कि उसे कमजोर समझा जाना पसंद नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी आंखें देखी है, पर जब उनकी लड़ाई के दौरान उसने हाओ की आंखों में देखा तो उसे एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आई। वो कहती है कि उसे ये अंदाज पसंद है और चेतावनी देती है कि सोच समझकर फैसला करे क्योंकि ये उसके भविष्य का सवाल है। फिर वो फोन काट देती है। झांग हाओ एक पल के लिए वही खड़ा रह जाता है। उसे समझ आता है कि नान सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद शातिर भी है। उसे पता है कि लोगों की दुखती रग पर हाथ कैसे रखना है। वो फैसला करता है कि वो उससे मिलेगा और एक तारीख तय करता है। दूसरी तरफ नान खुश थी क्योंकि उसका दाव सही पड़ा। उसे अंदाजा था कि झांग हाओ मान जाएगा। अगले दिन स्कूल के गेट पर एक शानदार कार आकर रुकती है जिसे देखकर सबका ध्यान वही खिंच जाता है। स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है और सब फुसफुसाने लगते हैं। फिर झांग हाओ कार से बाहर निकलता है बड़े सुकून से सोचते हुए कि आज का दिन कितना सुहावना है। चिंचिन ने ही वो कार खरीदी थी और अब उसने हाओ को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली थी। वो जाने से पहले गेट पर ही उसके बाल ठीक करती है और कहती है कि वो बाद में उसे लेने आएगी। जैसे ही वो जाती है झांग हाओ एक ठंडी आह भरता है। उसने नोटिस किया कि चिंचिन उसे लेकर जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहने लगी है और अगर ऐसा ही चला तो उसे नहीं पता कि वो कब तक इसे झेल पाएगा। लंच के बाद पूरे स्कूल में हलचल मच गई। स्टूडेंट्स अपने फोन चिपके हुए थे और जैसे ही झांग हाओ कॉरिडोर से गुजरा
चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। सारी लड़कियां कह रही थी कि हाओ लड़कियों के दिल तोड़ता है और वो अमीर लड़कियों के टुकड़ों पर पलता है। इलोंग को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कल से ही लोग हाओ के बारे में बातें कर रहे हैं। सब लोग उन दोनों से बच रहे थे, पर हाओ और इलोंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। यही माहौल क्लास तक पहुंच गया, जहां एक लड़का सबके डेस्क से होमवर्क इकट्ठा कर रहा था। जब वो झांग हाओ के खाली डेस्क पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। वो हाओ का मजाक उड़ाते हुए बोला कि उसके पास होमवर्क करने का टाइम कहाँ होगा, वो तो अपनी मसालेदार कहानियों में बिजी होगा। उसने आगे ताना मारा कि हाओ जैसे लोग तो बस हाथ पैर इसलिए मारते हैं ताकि सुंदर औरतें उन्हें पाल सके। झांग हाओ अपने बैग से एक नोटबुक निकालता है और डेस्क पर रख देता है। वो उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि अगर उसे हाओ के सुंदर चेहरे से जलन है तो साफ साफ मान ले। वो लड़का चिढ़ गया और मना करने लगा। उसने कहा कि वो हाओ जैसी नीच हरकतें कभी नहीं करेगा और फिर एक कड़वी गाली दे दी। उसने हाओ को एक बिकाऊ जैसा करार दिया और दावा किया कि वो हाओ से हर चीज में बेहतर है, चाहे पढ़ाई हो या औरतें। तनाव बढ़ता गया और तभी इलोंग आगे आया। वो हाओ के बगल में खड़ा हुआ और उस लड़के से कहा कि उसके दोस्त को परेशान करना बंद करे। पर वो लड़का पीछे हटने के बजाय फिर मुस्कुराया और अपनी बदतमीजी की असली वजह बताई। उसने कहा कि चारों तरफ अफवाहें फैली है कि झांग हाओ का एक औरत के साथ गुप्त रिश्ता है, जो अक्सर उसे कॉलेज के गेट पर मिलने आती है। उसने ये भी कहा कि कई ऐसी फोटो वायरल हो रही हैं जिनमें झांग हाओ अलग अलग समय पर अलग अलग औरतों के साथ दिख रहा है, जिससे साबित होता है कि वो उन सबका शुगर बेबी है। इलोंग ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि कोई भी समझदार इंसान ऐसी बकवास पर यकीन नहीं करेगा। पर जब उसने अपना फोन निकालकर स्कूल का डिस्कशन फोरम चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दर्जनों स्टूडेंट्स हाओ के बारे में बातें कर रहे थे। लड़कियां उसे सरेआम शुगर बेबी कह रही थी और सबूत के तौर पर फोटो वहां मौजूद थी। एक फोटो में झांग हाओ अपनी बहन चिनचिन से बात कर रहा था, पर उस फोटो को गलत तरीके से पेश किया गया था। इलोंग तुरंत हाओ के बचाव में उतर आया। उसने कहा कि लोग बस हाओ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसने भरोसा दिलाया कि सच सामने आकर रहेगा। पर तभी मामला एक नया मोड़ लेता है जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से कोई क्लास में आता है। वे झांग हाओ का नाम पुकारते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। झांग हाओ उनके पीछे जाता है और उसे सीधे एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में ले जाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बैठाते हैं और कहते हैं कि अब तक उसे पता चल ही गया होगा कि फोरम पर लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि ये अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं और स्कूल की बदनामी हो रही है। वे चेतावनी देते हैं कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि इन तस्वीरों और कहानियों में कई औरतों का नाम भी घसीटा गया है जिनकी इज्जत अब दाव पर लगी है। वो झांग हाओ को सलाह देते हैं कि अपने ये झगड़े जल्दी सुलझा ले, क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो स्कूल की इज्जत बचाना और इस बवाल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। झांग हाओ भी कम नहीं था। उसने साफ कह दिया कि इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए और जिस किसी ने भी वो गंदी अफवाहें फैलाई हैं उसे सजा मिलनी चाहिए। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर कुछ करते, उसने अपनी बहन के आने का इंतजार किया। तभी चिनचिन वहां पहुंचती है और पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े स्टूडेंट्स भी सब सुन रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कहते रहे कि ये सब बस एक गलतफहमी है, पर चिनचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसके भाई को उस एक तथाकथित गलती की वजह से इतनी बदनामी और जिल्लत झेलनी पड़ी थी। वो हाओ की तरफ मुड़ी, उससे माफी मांगी और वादा किया कि वो उसके क्लासमेट्स के सामने सारी सच्चाई रख देगी ताकि सब साफ हो जाए। झांग हाओ ने मना कर दिया और कहा कि वो वापस अपने काम पर जाए। उसने कहा कि वो खुद इसे संभाल लेगा और उसने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर दिया है। जब झांग हाओ क्लास में वापस आता है तो मिया उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है। वो बताती है कि हाओ के जाने के तुरंत बाद फेंग के ग्रुप का कॉल आया और इलोंग बेचैन होकर उसे ढूंढने बाहर चला गया। हाओ का माथा ठनका। उसे एहसास हुआ कि इलोंग को गए काफी देर हो गई है और वो अभी तक नहीं लौटा। वहीं बेचारा इलोंग बाथरूम में फंसा हुआ था। वो जगह एकदम सुनसान थी और उसके फोन में सिग्नल भी नहीं थे। उसे लग रहा था जैसे उसे किडनैप कर लिया गया हो। फेंग और उसके चमचों ने उसे बहला फुसलाकर अंदर बुलाया और बाहर से ताला लगा दिया। अब वो बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त झांग हाओ और उसके दोस्त पूरे स्कूल में इलोंग को ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़की भागती हुई आई। उसने बताया कि क्लास 3 के एक लड़के ने इलोंग को पीछे वाले मैदान के टॉयलेट के पास देखा था। फेंग और कुछ लड़के भी वही थे। हाओ तुरंत समझ गया कि फेंग की मुझसे जो पुरानी खुन्नस है, उसका गुस्सा वो अब मेरे दोस्तों पर निकाल रहा है। झांग हाओ सीधे टॉयलेट की तरफ भागा। अंदर इलोंग की हिम्मत टूट रही थी। तभी उसे अपने जिगरी दोस्त की आवाज सुनाई दी। हाओ की आवाज सुनकर इलोंग की जान में जान आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे लगा था कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो बस घर जाना चाहता था। युए हुआ ने उसे थोड़ा हटने को कहा और फिर एक जोरदार लात मारी, जिससे दरवाजा चकनाचूर हो गया। पास खड़े लड़के भी उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। झांग हाओ ने अपने दोस्त को गले लगाया और पूछा कि क्या ये सब फेंग की करतूत है। इलोंग ने बताया कि उन लोगों ने न सिर्फ उसे बंद किया बल्कि उस पर दूध भी फेंक दिया। इलोंग ने कहा कि टीचर से शिकायत करनी चाहिए, पर झांग हाओ ने मना कर दिया। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, स्कूल खत्म होने दे, आज मैं खुद इसका हिसाब चुकता करूंगा। और जैसा कि उसने कहा था, स्कूल के बाद युए हुआ ने फेंग को कोने में पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए फेंग झांग हाओ के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि वो अपने ही क्लासमेट्स को पिटवाकर इतना नीचे कैसे गिर सकता है। पर फेंग की मिन्नतों का हाओ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि फेंग को अपनी नहीं बल्कि दूसरों की फिक्र करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बहन ने आकर स्कूल के फोरम पर फैली सारी बकवास साफ कर दी है। जिस लड़के को उसने बाथरूम में बंद किया था वो भी वही था। और फेंग इतना बेवकूफ था कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे के मैदान के सीसीटीवी कैमरों में उसकी सारी करतूत कैद हो गई है। इसलिए हाओ ने उस पर रहम खाते हुए दो रास्ते दिए। पहला, कि वो खुद अपनी फैलाई हुई झूठ और अफवाहों को सबके सामने कबूल करे। अगर वो मना करता है तो हाओ वो वीडियो सबको दिखा देगा। दूसरा रास्ता ये था कि वो इस ऑफर को ठुकरा दे और फिर हाओ वो वीडियो सीधे मैनेजमेंट को दे देगा, जिससे फेंग का स्कूल से पत्ता साफ हो जाएगा। फेंग बुरी तरह डर गया और उसने चुपचाप पहला रास्ता चुन लिया। उसने मरी हुई आवाज में माफी मांगी, पर हाओ ने उसे बीच में ही टोक दिया। हाओ ने कहा, एक आखिरी बात याद रखना, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद इलोंग ने पूछा कि उसे कितना यकीन है कि फेंग उन्हें धोखा नहीं देगा। झांग हाओ ने जवाब दिया कि फेंग इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो सीनियर है और अगर उसने दोबारा कुछ किया तो सीधा टीचर के पास जाने से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही हाओ ने कहा कि आज का दिन खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। इलोंग चला गया और झांग हाओ और युए हुआ अकेले रह गए। हाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने युए हुआ से पूछा कि क्या उसने कभी नान का नाम सुना है। युए हुआ ने बताया कि नान वही परिवार की मुखिया है और बहुत ताकतवर है। हाओ ने पूछा कि क्या वो युए हुआ के परिवार से भी ज्यादा ताकतवर है। युए हुआ ने कहा कि वो ठीक से नहीं जानती, पर शायद दोनों के पास बराबर की पावर है। झांग हाओ सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि युए हुआ और उसका परिवार कितना अमीर और रसूखदार है, पर वो ये भी जानता था कि नान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसकी नजर हाओ पर है तो आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खुद आगे बढ़कर मामला सुलझाएगा और उससे मीटिंग फिक्स करेगा। दूसरी तरफ नान अपने आलीशान बंगले में सोकर उठी, पर उसका मूड खराब था। 3 दिन बीत गए थे और झांग हाओ ने अब तक उससे कांटेक्ट नहीं किया था। पिछली बार फोन पर बात करते समय उसे लगा था कि हाओ जरूर फोन करेगा, पर अब वो काफी निराश थी और ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी असिस्टेंट ऑफिस में आई और बताया कि एक क्लाइंट सेज हाउस में मीटिंग करना चाहता है। नान मान गई और तैयारी करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ चिनचिन भी अपने भाई झांग हाओ को सेज हाउस ले आई। वहां का माहौल देखकर हाओ थोड़ा नर्वस था, पर चिनचिन ने समझाया कि आज स्कूल में उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो उसे एक अच्छी ट्रीट देना चाहती है। हाओ उसकी ममता देखकर भावुक हो गया। चिनचिन ने शर्माते हुए कहा कि अब अंदर चले। आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी, पर झांग हाओ अपनी ही उलझनों में इतना खोया था कि उसने गौर ही नहीं किया। जब वे अंदर जा रहे थे, हाओ को एक जानी पहचानी सूरत दिखी। उसे लगा कि बाथरूम के पास नान खड़ी है, पर इससे पहले कि वो यकीन कर पाता वो ओझल हो गई। हाओ चिनचिन के साथ अपनी टेबल पर बैठ गया। चिनचिन ने कहा कि जो चाहे वो ऑर्डर करे। झांग हाओ ने तुरंत पूछा कि क्या वो थोड़ी शराब पी सकता है। उसने याद दिलाया कि अब वो बड़ा हो गया है। सच तो ये था कि इस दुनिया में आने के बाद उसने शराब की एक बूंद भी नहीं चखी थी और उसका गला सूख रहा था। चिनचिन मान गई, क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो थोड़ी सी वाइन चल सकती थी। उसने हाओ के लिए वाइन डाली और हाओ ने एक ही बार में बड़ा घूंट भर लिया। वो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि इसका स्वाद तो सादे ठंडे पानी जैसा था। चिनचिन उसे मुस्कुराकर देख रही थी और उसे मजा लेने दे रही थी, पर जैसा कि होना था, झांग हाओ को तुरंत नशा चढ़ने लगा। उसे याद आया कि पहले तो वो काफी पी लेता था, पर यहाँ एक ही कप में उसका सिर चकराने लगा। चिनचिन ने कहा कि पहले कुछ खा लो वरना पेट में दर्द होगा। हाओ ने सुना तो सही, पर वाइन का असर तेज था। चिनचिन को चिंता होने लगी कि उसका भाई कहीं पूरी तरह टल्ली न हो जाए। हाओ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बोला कि वो जरा मुंह धोकर आता है। वो सोच रहा था कि उसकी कैपेसिटी इतनी कम कैसे हो गई। ख्यालों में खोया हुआ वो गलती से लेडीज बाथरूम में घुस गया। उसने सिंक पर मुंह धोया और जैसे ही मुड़ा, उसके होश उड़ गए। सामने नान खड़ी थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों ही हैरान थे।
झांग हाओ घबरा गया और चिल्लाया, तुम लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही हो? नान ने तुरंत टोका, ये लेडीज बाथरूम है मिस्टर। हाओ ने आसपास देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसे लगा जैसे वो भेड़ियों के बीच फंसी कोई मासूम भेड़ हो। कुछ समझ न आने पर झांग हाओ बाहर खड़ी औरतों की नजर से बचने के लिए एक टॉयलेट के केबिन के अंदर भागा और घबराहट में उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने नान को भी अपने साथ अंदर खींच लिया। नान खुद हैरान थी कि उसे इसके साथ क्यों छिपना पड़ रहा है। हाओ के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि उसने थोड़ी पी रखी है और उसे चक्कर आ रहे हैं। नान के चेहरे पर एक शिकारी वाली मुस्कान आ गई। उसने हाओ को दरवाजे से सटा दिया और उसके बिल्कुल करीब आ गई। हाओ के चेहरे का रंग उड़ गया, पर नान ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि डरना तो उसे चाहिए, क्योंकि वो एक ताकतवर, आजाद और खूबसूरत औरत के सामने खड़ा एक बेबस मर्द है। झांग हाओ के पास कोई जवाब नहीं था। वो सन्न रह गया। नान ने उस पर दबाव डाला और पूछा कि उसने उसे फोन क्यों नहीं किया। उसने हाओ के करीब आने की कोशिश की और हाओ शर्म से लाल हो गया। हाओ हड़बड़ाते हुए बोला कि वो कल उससे मिलने वाला था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आज ही मुलाकात हो जाएगी। नान को उसका ये अंदाज बड़ा मजेदार लगा। उसने देखा कि हाओ नजरें चुरा रहा है, तो उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर अपनी तरफ मोड़ी। फिर उसने कहा कि उसने अपना इरादा बदल दिया है। अब वो उसे एम्प्लॉय के तौर पर नहीं, बल्कि अपने खास आदमी के तौर पर चाहती है। झांग हाओ ने कहा कि वे सिर्फ 2 बार मिले हैं और आखिरी बार जिस औरत ने उससे ये कहा था वो इस दुनिया से ही गायब हो गई। नान ने तुरंत पूछा, तुम्हारा मतलब लियू शिन से है? उसने बताया कि लियू शिन पर गैरकानूनी धंधों के आरोप थे और उसके अपनों ने ही उसे निकाल फेंका। झांग हाओ उलझ गया कि अगर नान को सब पता था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, पर नान ने बात टाल दी। हाओ ने कहा कि उसे जाने दे, पर नान जवाब मांगती रही। हाओ ने जवाब देने के बहाने उसे अचानक गुदगुदी कर दी। नान की पकड़ ढीली हुई और हाओ तुरंत वहां से भाग निकला। उसने सोचा कि नान कितनी बेवकूफ है जो उसकी ट्रिक में फंस गई और अब वो आजाद है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी बहन चिन बड़ी फिक्र के साथ खड़ी थी। उसने पूछा कि इतनी देर क्यों लगी और क्या वो ठीक है। झांग हाओ ने केबिन वाली बात छिपा ली और बस इतना कहा कि उसे थोड़ा नशा चढ़ गया था, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। चिन ने कहा कि अब घर चलना चाहिए और उसने बड़े प्यार से अपना सिर हाओ के कंधे पर टिका दिया।